Good morning, students. Today we will discuss about the memory. Memory plays a very important role in our learning and psychological growth. Through memory of our past experience, we handle the situation, solve problems, and thinking. Memory is a complex process which involves learning, retention, recall, and recognition. अब मेमोरी क्या होती है? मेमोरी क्या है? आपका याद रखने की क्षमता। और मेमोरी क्या है आपके लिए? आपकी लर्निंग, आपके सीखने में और आपकी साइकोलॉजिकल ग्रोथ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मेमोरी क्या करती है? आपके जितने भी पास्ट एक्सपीरियंसेस आपने लिए हैं उन सभी को याद रखती है, और याद रखने की वजह से क्या होता है, आप अपने जब भी आप किसी प्रॉब्लम में फंसते हो तो आपको वो सोचने में मदद करती है कि पहले जब हम इस सिचुएशन के अंदर पड़े थे तो हमने क्या किया था, किस तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। तो इस तरीके से हमको जो भी न्यू सिचुएशन मिलती है जो सिमिलर उससे थी, उसको वो हमें डील करने में हेल्प करती है। अब मेमोरी क्या है? एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो क्या हेल्प करती है, आपके इन्वॉल्व करती है लर्निंग को, यानी सीखने में, उसके बाद में रिटेन करने में, जो भी आपने सीखा है उसको वो रिटेन करवाती है, उसके बाद में रिकॉल करने में, जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है उसको आपको याद करने में हेल्प करती है, और रिकॉग्निशन करने में हेल्प करती है कि क्या चीज़ को आपको याद रखना है और क्या चीज़ को आपको याद नहीं रखना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन, जो कि वुडवर्ड और मार्कस के अकॉर्डिंग दी गई थी 1948 के अंदर। मेमोरी कंसिस्ट इन रिमेंबरिंग व्हाट हैज़ प्रीवियसली बीन लर्न। मेमोरी क्या है? जो भी हम याद रखना, कोई भी चीज़ें जो भी हमने सीखा, कोई भी आप प्रोसीजर सीख सकते हो, कोई भी काम सीख सकते हो, कोई भी बात आप या सीख सकते हो, ठीक है। वो जितनी भी चीज़ें हैं जो भी हम सीखते हैं उनको रिमेंबर रखना, उनको याद रखना ही क्या कहलाता है? मेमोरी है। नेक्स्ट है रेबन के अकॉर्डिंग, the power we have store our experience and to bring them into the field of consciousness sometimes after experience have occurred, it terms as memory. मेमोरी क्या है रेबन के अकॉर्डिंग? मेमोरी क्या है? एक पावर है जिसके थ्रू हम हमारे एक्सपीरियंसेस को स्टोर करते हैं। जो भी हम सीखते हैं वो सारे एक्सपीरियंसेस को हम स्टोर करते हैं, और उसके बाद में उसको कॉन्शियसनेस में लेकर आते हैं। कॉन्शियसनेस में मतलब जो एट प्रेजेंट टाइम के अंदर आपको कोई सिचुएशन दी गई है उसको उस टाइम पे उसको याद रखते हैं जब भी आपको उसकी ज़रूरत होती है। ये क्या कहलाती है? आपकी मेमोरी कहलाती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं टाइप्स 3 टाइप की मेमोरी होती है। पहला है आपका इमीडिएट और सेंसरी मेमोरी। सबसे पहले हम देख लेते हैं immediate or sensory memory is that memory which helps an individual to recall something in a split of seconds after having perceived it. In such type of memory, recall time is very short, that is, from a second to several seconds. Example, we'll look up a telephone number from the directory and remember it, but after making a call, we usually forget it. अब पहला आपने देखा है इमीडिएट से आपको मतलब समझ में आ रहा है? इमीडिएट मतलब अचानक, फटाफट आपको याद रख करेंगे आप कोई चीज़, और उसी टाइम पे आप थोड़ी देर में आप भूल जाओगे। इमीडिएट मेमोरी जो होती है वो आपके कुछ सेकंड से लेकर कुछ सेवरल सेकंड्स तक चल सकती है, ठीक है। हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हमने टेलीफोन नंबर देखा है टेलीफोन डायरेक्टरी से और उसको याद कर लिया उस नंबर को, ठीक है। अब अपन ने उस नंबर को अपने मोबाइल से डायल किया, लेकिन दूसरी बार में आप उस नंबर को भूल जाओगे। इसको क्या कहते हैं? इमीडिएट मेमोरी, जो कि कुछ सेकंड्स के लिए होती है। नेक्स्ट है आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी होल्ड्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम 20 to 30 सेकेंड। जैसे कि आपको एक एग्जांपल दिया जाए कि जैसे अभी हम आपको ये लेक्चर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और आपसे 20 या 30 सेकंड बाद में टीचर ने कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछता है तो आपको वो याद रहता है, लेकिन उस 20 से 30 सेकंड के बाद में आपको वो चीज़ें याद नहीं रहती है। नेक्स्ट है आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी हैज़ अनलिमिटेड कैपेसिटी टू स्टोर इंफॉर्मेशन फॉर डेज, मंथ्स, ईयर एंड इवन लाइफ टाइम मेमोरी या लॉन्ग टर्म मेमोरी कोर्स इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू मीनिंग, पैटर्न एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। लॉन्ग टर्म मेमोरी जो होती है वो आपके किस पे बेस्ड करती है कि क्या चीज़ें आपने याद रखी है, उसका मीनिंग क्या है, उसका पैटर्न किस तरीके से, और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स,
उसके बेसिस पे कुछ बातें हमको मंथ, ईयर या लाइफ टाइम तक याद रहती है। जैसे कि आपको एक एग्जांपल दिया जाए, आपका बर्थ डेट आपको हमेशा याद रहता है, या आपका कोई भी क्लोज वन है उसका बर्थ डेट, उसका डेथ एनिवर्सरी, ये सारी बातें जो होती है वो आपको लाइफ लॉन्ग या बहुत बहुत टाइम तक आपको याद रहती है। जैसे या फिर आपका कोई भी एक स्पेसिफिक प्रोसीजर जैसे बाइक चलाना, ये सारे प्रोसीजर आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर याद रहते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी का क्लासिफिकेशन। लॉन्ग टर्म मेमोरी जो होती है वो 2 टाइप्स की है, डिक्लेरेटिव मेमोरी और प्रोसीजरल मेमोरी। डिक्लेरेटिव मेमोरी जो है उसका मीनिंग क्या है, मेमोरी रिलेटेड टू फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। यानी डिक्लेरेटिव मेमोरी क्या कहती है, जो भी मेमोरी आपके फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड होती है, फैक्चुअल मीन्स कुछ फैक्ट से रिलेटेड, वो होती है आपकी डिक्लेरेटिव मेमोरी। एग्जाम्पल में क्या है, डेट्स एंड फैक्ट्स सच एज बाइक हैज़ 2 व्हील्स। जैसे कि कुछ डेट आपको याद रहती है, जैसे बर्थ डेट, वो एक नंबर है, कुछ फैक्ट है। उसके अलावा कुछ फैक्ट जैसे कि बाइक हैज़ 2 व्हील्स, जैसे कि आपकी बाइक के पास में 2 व्हील है, ऐसा इन्फॉर्मेशन। अब जो डिक्लेरेटिव मेमोरी है वो भी आपके 2 टाइप्स की है, सिमेंटिक मेमोरी और एपिसोडिक मेमोरी। सिमेंटिक मेमोरी क्या होती है, जो मेमोरी आपकी जनरल नॉलेज से रिलेटेड होती है और कुछ फैक्ट से रिलेटेड होती है, जैसे कि 2 × 2 = 4 होता है, ये आपके जनरल नॉलेज की बात है। इसके अलावा कुछ फैक्ट जैसे कि अर्थ इज़ राउंड, ठीक है, पृथ्वी जो है वो आपकी गोल है। इसके अलावा सूरज जो होता है वो पूर्व में उगता है, पश्चिम में डूबता है। मतलब जो पर्टिकुलर एक जनरल नॉलेज है, जो यूनिवर्सल फैक्ट है, सच है, वो सारी जो इन्फॉर्मेशन है या जो मेमोरी है वो आपके कहलाती है सिमेंटिक मेमोरी। एपिसोडिक मेमोरी क्या होती है, मेमोरी रिलेटेड टू बायोग्राफिकल डिटेल्स ऑफ अर इंडिविजुअल। यानी जो भी मेमोरी हमारे बायोग्राफिकल डिटेल से रिलेटेड होती है, जैसे कि किसी का डेट ऑफ बर्थ, उसके क्वालिफिकेशन, ये सब होती है उसके एपिसोडिक मेमोरी में, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आपकी जो मेमोरी थी वो आपके है लॉन्ग टर्म मेमोरी का एक और टाइप है प्रोसीजरल मेमोरी। प्रोसीजरल मेमोरी क्या है, आपके जो आपकी पर्टिकुलर किसी प्रोसीजर से रिलेटेड हो या पर्टिकुलर किसी स्किल से रिलेटेड हो। जैसे कि आपको बाइक कैसे चलानी है, ठीक है, सबसे पहले उसमें बैठना है, ठीक है, गियर डालना है, क्लच दबाना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन क्या है, प्रोसीजर से रिलेटेड है। या फिर जैसे आपके नर्सिंग के अंदर कोई इंजेक्शन कैसे देना है, ठीक है, मेडिसिन किस तरीके से देना है, ये सारे आपके प्रोसीजरल मेमोरी आती है। तो अगर आपको एक प्रोसीजर भी आ जाता है तो वो आपके बहुत मंथ्स तक या लाइफ टाइम भी आप भूलते नहीं हो, काफ़ी टाइम तक आपको वो याद रहता है। इसके बाद में नेक्स्ट हम देख लेते हैं नेचर ऑफ मेमोरी, ठीक है। नेचर ऑफ मेमोरी या मेमोरी की जो प्रोसेस होती है वो आपके 4 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। पहला आपका लर्निंग और रजिस्ट्रेशन, दूसरा है आपका रिटेंशन, रिकॉल और रिकॉग्निशन। तो 1 बाय 1 हम पढ़ते हैं। सबसे पहले मेमोरी, अगर आपको कोई भी चीज़ को याद रखना है, रिमेंबर करना है, तो सबसे पहले क्या ज़रूरी है, कोई भी एक स्पेसिफिक एबिलिटी को या स्किल्स को, कोई भी प्रोसीजर को, कोई भी नॉलेज को आपको क्या करना है, लर्न करना है, सीखना है उसे, और उसे अपने एक्सपीरियंस में लेकर आना है। तो सबसे पहला हो गया आपका लर्निंग, इसको एनकोडिंग भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका रिटेंशन। एक बार आपने कोई भी चीज़ को सीख लिया है तो उसके बाद में क्या करता है, आपको उसको ब्रेन में जा कर के उसको रिटेन करना होगा। अब रिटेंशन कैसे कर सकते हो आप, रिटेंशन के लिए आपको ज़रूरी है कि पहले तो आपको ध्यान से सुनना, आपको जो भी चीज़ आप यानी कि लर्निंग जो भी आप कर रहे हो वो ठीक होनी चाहिए, अच्छी तरीके से होनी चाहिए, फोकस्ड होनी चाहिए। अगर आपने कोई चीज़ को ध्यान लगा के सुना है, ध्यान लगा के सीखा है, तभी जा कर के वो आपके दिमाग के अंदर रिटेन्ड हो पाएगी, फिट हो पाएगी, ठीक है। इसके अलावा आपके लिए जो लर्निंग मटेरियल है कितना मीनिंगफुल रहा है, आपको कितना नीड है उसकी, तब जा कर के आप उसको रिटेन कर पाओगे, अदरवाइज़ वो आपके दिमाग में बहुत टाइम तक नहीं टिक पाएगा। जैसे कि मोबाइल हम सभी चलाना हमने सीख लिया, लेकिन रिटेन्ड हम कब कर पाते हैं, जब उस मोबाइल में कोई भी एक प्रोसीजर या किस तरीके से वो चलाया जाता है, कौन सा ऐप किस तरीके से होता है, क्या इन्फॉर्मेशन है, या वो सारी बातें हम तब कर पाते हैं जब हम वो करना चाहते हैं।
जब हम उस चीज़ जो भी हमने सीखा हुआ है उस चीज़ को रिटेन्ड रखना चाहते हैं। नेक्स्ट है आपका रिकॉल। रिकॉल मीन्स परफेक्ट रिवाइवल ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस। रिकॉल का मीनिंग है जो भी आपने सीखा है उसको जब भी कोई भी एग्जैक्ट सिचुएशन आती है उस टाइम पे उसको याद करना। ठीक है, जैसे कि अभी आप तलवार चलाना सीख लिया, ठीक है, या फिर आप नर्सिंग का कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि आपको इंजेक्शन लगाना आता है, आपने सीखा है उस चीज़ को, उसके बाद में आपने उसको रिटेंड किया है, मतलब बहुत बहुत टाइम तक आप उसको रिटेंड करके रखे हो। अब रिटेंड जो होता है वो आपके प्रैक्टिस पे भी डिपेंड करता है, यानी कि आपने कितनी बार वो इंजेक्शन को लगाने की सीखने की कोशिश करी है, तो आप बार बार अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको वो चीज़ याद रह जाएगी, रिटेन रह जाएगी। इसके बाद में अब आपके पास में जो थर्ड है आपका रिकॉल, यानी कि जब आपको क्या हुआ है, कोई भी एक पेशेंट आपको दे दिया गया है, ठीक है, और उसको इंजेक्शन लगाना है, तो तब आपको याद आएगा कि आपने पास्ट के अंदर क्या सीखा था, किस तरीके से सीखा था, कौन सी पोजीशन देना है, कौन से मेथड यूज़ करना है, किस टाइप के इंजेक्शन के लिए, हर टाइप के इंजेक्शन के लिए अलग अलग प्रोसीजर आपको यूज़ करने हैं। ठीक है, तो जो रियल लाइफ सिचुएशन के अंदर आपको उस टाइम के अंदर अपने पास्ट एक्सपीरियंस को रिकॉल करना है, याद करना है। उसके बाद में फोर्थ आती है आपकी रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन मीन्स दैट द रिकॉल्ड एक्सपीरियंस एट द कॉन्शियस लेवल is the same from which the individual wanted to recall. Recall and recognition are closely related. अब जो आपका रिकॉल और जो रिकॉग्निशन है बहुत ज़्यादा सिमिलर है, बहुत रिलेटेड है एक दूसरे से, क्योंकि रिकॉल मीन्स और रिकॉग्निशन मीन्स दोनों का मतलब होता है याद करना। ठीक है, लेकिन रिकॉग्निशन रिकॉल से कैसे अलग होता है, एक बार जब आपने एक कोई भी प्रोसीजर को सीख लिया है, रिटेन कर लिया है, या और उसके बाद में उसको याद करने की कोशिश करते हो, तो उसके बाद में जैसे कि हम यहाँ पे इंजेक्शन का एग्जांपल दे रहे हैं। अब इंजेक्शन जो होते हैं वो बहुत सारे हैं, जैसे कि आईवी है, आईएम है, ठीक है, सबक्यूटेनियस है। तो इनमें से अब उस पेशेंट को कौन सी नीड है, कौन से मेथड से उसको इंजेक्शन आपको देना है, या कौन सा इंजेक्शन वो है, वैक्सीनेशन का है या नॉर्मल है, ठीक है, तो कौन सा इंजेक्शन उसको देना है, कौन से मेथड से देना है, तो वो एग्जैक्ट जो हमको जो सही डिसीज़न लेने में जो हेल्प करता है वो है आपकी रिकॉग्निशन। ठीक है, जो अदर दूसरे जो चीज़ें होती है, जो और भी आपने बहुत सारे इंजेक्शन के मेथड सीखे होते हैं, उनको हटा करके, उनको रिमूव करके जो एग्जैक्ट आपको रियली में जो अप्लाई करना है वो आपको रिकॉग्निशन हेल्प करता है कि एक्चुअल में आपको क्या चीज़ को रिकॉल करवाना है। इसके बाद में नेक्स्ट अपन देख लेते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग मेमोरी। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो आपके मेमोरी के अंदर हेल्प करते हैं या मेमोरी को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इसके अंदर हम दो फैक्टर पढ़ेंगे। पहला है आपका एक्सट्रिंसिक और एक्सटर्नल फैक्टर, दूसरा है आपका इंट्रिंसिक और इंटरनल फैक्टर। तो पहला फैक्टर है आपका एक्सट्रिंसिक फैक्टर। एक्सट्रिंसिक फैक्टर में भी बहुत सारे आपको दिए गए हैं। पहला है आपका मीनिंगफुलनेस ऑफ द मटेरियल। What is useful, meaningful and suits to our need can be memorized easily। ठीक है, हम सभी वही बातें याद करते हैं, वही बातें सीखना पसंद करते हैं, वही बातें याद रखना पसंद करते हैं जो हमें लगता है कि हमारे हिसाब से ज़रूरी है, मीनिंगफुल है, ठीक है, और सूट्स करती है हमारी नीड को, जो हमारी ज़रूरत है। ठीक है, अभी आप यहाँ सब ये सारे प्रोसीजर पढ़ रहे हो, ये सारे आप टॉपिक पढ़ रहे हो, तो क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि आपको पता है कि एग्ज़ाम में आपके ज़रूरी है। अगर आपको ये लगता ही नहीं कि ये चीज़ मैटर करती है हमारे लिए या ये चीज़ हमारे काम आएगी कभी, तो हमको कभी वो चीज़ें याद नहीं होगी। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ द मटेरियल टू बी मेमोराइज। The greater the amount, the greater effort in memorization is needed, and the greater possibility of the failure in terms of learning, retention and recalling। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं कि जैसे हम आपको कोई भी एक चैप्टर लर्न करने के लिए देते हैं, तो एक तो हम आपको पूरा चैप्टर लर्न करने के लिए बोलें जिसमें बहुत सारा अमाउंट है, मटेरियल है, बहुत सारा आपको याद करना है, तो आप उसको याद करने की कोशिश नहीं करते हो। लेकिन वही अगर हम आपको एक पर्टिकुलर उस 6-7 जो टॉपिक का अगर एक चैप्टर है उसमें से आपको एक या दो टॉपिक आपको याद करने के लिए बोले, तो अमाउंट ऑफ मटेरियल जो उसका
है वो कम हो गया। अब मटेरियल अगर आपका कम हो गया तो आप आराम से उसको याद कर पाओगे, आराम से उसको सीख पाओगे, आराम से उसको याद कर पाओगे और ज़रूरत पड़ने पे उसको रिकॉल भी कर लोगे। यानी जितना ज़्यादा आप अमाउंट बढ़ाते जाएंगे याद करने का, उतना ही ज़्यादा आपको याद करने में आपको ज़्यादा एफर्ट देने होंगे। नेक्स्ट है आपका टाइम रिक्वायर्ड टू वोकलाइज रिस्पॉन्स। मेमोरी स्पैन is consistently higher for short words than for long words. This is due to the decreased amount of need to pronounce the shorter word. ठीक है, एक तो आपका जो मेमोरी स्पैन जो होता है वो आपका शॉर्टर वर्ड और लॉन्ग वर्ड्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। यानी जितनी भी चीज़ें हम सीखते हैं या याद करने की कोशिश करते हैं, अगर आपके छोटे छोटे वर्ड्स आपको बोलने के लिए बोला जाए, छोटे छोटे वर्ड जैसे कि हम बच्चों को सिखाते हैं ABC करके, अगर आप छोटे छोटे अमाउंट के अंदर अगर आप उसको याद करवाते हैं या वो बोलने के लिए बोलते हैं, प्रोनाउंस करने के लिए बोलते हैं उसको, तो वो जल्दी सीखता है। अगर आपको एक ही बार में बहुत सारे सेंटेंसेस दे दिए जाएँ तो आप उसको मेमोराइज नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रैक्शन। Distraction, greater the distraction present in the environment, the poorer would be memorize. जब भी हम किसी भी बात को सीखने लगते हैं या कोई भी बात हम याद करने लगते हैं, उस टाइम पे अगर डिस्ट्रैक्शन अगर मौजूद होता है एनवायरनमेंट के अंदर तो हम उसको याद नहीं कर पाते। जैसे कि हम अभी सीखने के लिए बैठे हैं, पढ़ने के लिए बैठे हैं, अगर कहीं से तेज़ आवाज़ में कोई भी गाना चला दिया जाए या कोई भी स्टूडेंट्स अगर नॉइज़ कर रहे हैं तो हम क्या नहीं कर पाएंगे, उस चीज़ को याद नहीं कर पाएंगे, ध्यान नहीं दे पाएंगे उसके ऊपर। नेक्स्ट फैक्टर है आपका इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर में पहला है आपका एज। रिसर्चर क्लेम टू दैट memory span increases between the age of 16 to 26 year. Youngster can remember better than aged one. रिसर्चर ये बिलीव करते हैं कि जब हम यंग एज में होते हैं बिटवीन 16 to 26 ईयर, उस टाइम पे हमारे पास में सारे न्यूरॉन्स डेवलप हो चुके हैं, हमारा IQ लेवल भी अच्छा होता है, तो उस टाइम पे हम अच्छी तरीके से याद कर पाते हैं और उसको आराम से रिकॉल कर पाते हैं। नेक्स्ट है आपका मेच्योरिटी। वेरी यंग चिल्ड्रन कैन नॉट रिटेन और रिमेंबर कॉम्प्लेक्स मटेरियल। जो बहुत छोटा बच्चा होता है वो आराम से बहुत सारी जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल अगर आप उसको सिखाने के लिए बैठो तो आराम से याद नहीं कर पाएगा, वो थोड़ी देर में भूल जाएगा या सीखेगा ही नहीं उसे। तो मैच्योरिटी पे भी हमारी मेमोरी जो होती है वो डिपेंड करती है। नेक्स्ट है विल टू लर्न। मटेरियल रीड, हार्ड, हियर्ड और सीन इज़ डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर और रिकॉल इट लेटर। हम कितना चीज़ें सीखना चाहते हैं, कितने चीज़ें हमको याद करना चाहते हैं, कितने हमारी विलिंगनेस है उसको सीखने के लिए, जितना हम सीखते जाते हैं और जितनी हमने उस मटेरियल को पढ़ा है, जितनी बार भी जितना हमने सीखा है, जितना हमने सुना है, उस पर हमारी मेमोरी प्रोसेस जो होती है वो डिपेंड करती है। नेक्स्ट है आपका अटेंशन। अटेंशन, अ लैक ऑफ अटेंशन विल नॉट इनेबल अ पर्सन टू मेमोराइज एंड रिकॉल समथिंग। जितना आप अटेंशन देते हो किसी भी चीज़ के ऊपर उतना ही आपको वो चीज़ें याद हो जाती है, और अगर आपने अटेंशन ठीक से नहीं दिया है, ध्यान नहीं दिया है उस बात के ऊपर, फोकस नहीं किया है, तो आपको वो चीज़ें याद नहीं होती है। जैसे कि क्लास चल रही हो और स्टूडेंट्स का ध्यान अगर खिड़की के बाहर हो, ठीक है, या फिर उनका दिमाग किसी भी टाइप के कोई फियर या इमोशनली उनको किसी टाइप की कोई एंजाइटी हो, उनका ध्यान किसी और चीज़ के ऊपर हो, तब आपको वो चीज़ें याद नहीं हो पाएंगी जो भी चैप्टर क्लास के अंदर चल रहा है। नेक्स्ट है आपका इंटेलिजेंस। मोर इंटेलिजेंट पीपल हैव बेटर मेमोरी देन अ लेस इंटेलिजेंट पीपल। जितनी ज़्यादा आपकी मेमोरी होगी, जितने ज़्यादा आप इंटेलिजेंट होंगे, जितना आपका IQ अच्छा होगा, उतनी ही आपको वो चीज़ें ज़्यादा अच्छी तरीके से याद हो जाएगी। नेक्स्ट है रेस्ट एंड स्लीप। Adequate rest and sleep is necessary for better memory and reduces the chances of failure. जितनी ज़्यादा आप अच्छी नींद लेते हो, जितना ज़्यादा आप रेस्ट करते हो, उतना ही आपकी मेमोरी क्या होती है, शार्प हो जाती है और आपको भूलने के चांसेस जो होते हैं वो कम होते हैं।
अगर आप बिना सोए, अगर आपका एग्ज़ाम है, अगर आप बिना सोए कंटिन्यूस पढ़ते जाएंगे तो हो सकता है कि एग्ज़ाम टाइम के अंदर जब भी आप लिखने बैठ रहे हो तो उस टाइम पे आप उस जो भी आपने मेमोराइज़ किया है उसको आप रिकॉल ना कर पाओ कि क्या चीज़ें मैंने पढ़ी थी, और अब आपको जो लिखने के लिए बैठना है तो आपको क्या चीज़ें लिखनी है। तो जो रेस्ट और स्लीप जो होता है वो भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके मेमोराइजेशन की प्रोसेस में। नेक्स्ट है मेडिकल कंडीशन। मेडिकल कंडीशन सच एज हाई बीपी, हाइपोथायराइडिज्म, ब्रेन ट्यूमर और एनी काइंड ऑफ मेंटल हेल्थ कंडीशन अफेक्ट्स मेमोरी। जब भी आप कोई भी बात को सीख लेते हो और याद कर लेते हो उसको, लेकिन अगर आपकी मेडिकल कंडीशन ठीक नहीं है, जैसे कि आपका बीपी हाई हो रहा है, या अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है, आपको ब्रेन ट्यूमर है, किसी भी टाइप की आपको मेंटल हेल्थ कंडीशन है, जैसे कि डिसलेक्सिया वगैरह, तो आप क्या है मेमोराइज़ नहीं कर पाते उस चीज़ को, और आपकी मेमोरी के प्रोसेस जो होती है वो अफेक्ट होती है। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ मेमोरी। मेमोराइजेशन की जो प्रोसेस है उसके सक्सेस होने में उसके मेथड्स हेल्प करते हैं, और जो मेथड्स है वो ये बताते हैं कि किस तरीके से आपने मेमोराइजेशन किया है, किस तरीके से आपने उस चीज़ों को याद किया है, किस तरीके से आपने वो चीज़ों को सीखा है। तो बेसिकली जो मेमोराइजेशन की प्रोसेस होती है वो तभी सक्सेस हो पाती है जब हमने कितनी अच्छी तरीके से उन बातों को सीखा होता है। बेसिकली लर्निंग पे बेस्ड होती है आपकी मेमोरी। जितना ज़्यादा आप अच्छी तरीके से सीखोगे उतना ही ज़्यादा आपको वो चीज़ें, बातें याद रहेंगी। तो इसमें कुछ मेथड्स दिए गए हैं। पहला है आपका होल एंड पार्ट मेथड। देयर आर 2 methods of memorizing a thing. One is to learn a complete material or content like a poem, the whole method, or the content divided into parts, part method. मेमोराइजेशन की प्रोसेस जो होती है वो 2 बातों पर डिपेंड करती है। हम कोई भी चीज़ को सीख सकते हैं 2 तरीके से। पहला है होल मेथड, जैसे कि यहाँ पे अगर आपको एक पोएम दी जाती है तो पोएम जो होती है वो आप एक साथ पूरी एक ही बार में याद करते हैं। लेकिन पार्ट मेथड क्या कहता है, पार्ट मेथड के अंदर है, जैसे कि अभी आपने यहाँ पे ये मेमोरी पढ़ रहे हैं या कोई भी एक मेथड पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर आप डेफिनेशन पढ़ते हैं, मेथड्स पढ़ लिया, नेचर पढ़ लिया, टाइप्स पढ़ लिए। तो एक अलग अलग पार्ट के अंदर अगर आपको डिवाइड करके पढ़ते हो तो आप ज़्यादा अच्छी तरीके से उसको याद कर सकते हो, ज़्यादा अच्छी तरीके से उसको रिकॉल कर सकते हो। नेक्स्ट है स्पेस एंड अनस्पेस्ड मेथड। In the spaced distributed practice method of memorization, the principle of work and rest is followed. On the other hand, in unspaced method, the subject has to memorize the material without any rest. जो memorization का process है वो यहाँ पे 2 methods के अंदर काम कर रहा है। पहला है तो है स्पेस मेथड, दूसरा है अनस्पेस मेथड। या तो आप किसी भी बात को याद कर सकते हो स्पेस मेथड के थ्रू, यानी कि आप थोड़ी देर तो काम कर लो और थोड़ी देर आप रेस्ट कर लो। और इसके अलावा एक दूसरा मेथड है अनस्पेस मेथड, यानी कि विदाउट रेस्ट आप जो है कंटिन्यूसली उस मटेरियल को, जो भी सब्जेक्ट मटेरियल है या जो भी बातें हैं उसको आप कंटिन्यूसली सीखते चलो। नेक्स्ट है आपका मेथड है रिपीटेशन एंड प्रैक्टिस मेथड। Repetition and practice, an intelligent repetition with full understanding always help in achieving better result, as it is said to be practice makes man perfect. ऐसा कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी आप किसी भी बात पे प्रैक्टिस करते जाओगे उतनी ही ज़्यादा आप परफेक्ट बनते जाओगे। तो जितनी भी बार हम रिपीटेशन करते हैं, जैसे कि हमने कोई भी एक चैप्टर आपको पढ़ा दिया है, अब आप जितनी भी बार उसके ऊपर प्रैक्टिस करते जाते हो, जितनी बार आप उसको याद करने की कोशिश करते हो, जितनी बार भी आप उसको पढ़ते हो, उतनी ही बार आप उस चैप्टर के बारे में अच्छी तरीके, उस कंटेंट के बारे में आप अच्छी तरीके से समझते जाते हो और आपको वो आराम से याद होता जाता है। नेक्स्ट है आपका मेकिंग यूज़ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन। It is always good to follow the principle of association in learning. Always try to link previous knowledge to new knowledge as it makes learning easier.
ये लर्निंग के मेथड से लिया गया है कि अगर आपको कोई भी चीज़ को याद रखना है लंबे समय के लिए तो आप उसको एसोशिएट कर दीजिए। अगर आप एसोशिएट कर देते हो किसी भी बात से, उसको लिंक बना देते हो उसका, तो आपको आराम से वो चीज़ें याद हो जाती है, इजी वे के अंदर याद होती है। जैसे कि हमने लर्निंग के अंदर पढ़ा था कि जो कृष्णापुर है उसको हम भगवान कृष्ण के नाम से याद कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है, गंगा रिवर को जोड़ देते हैं, ठीक है। अगर आपने पेयर बना लिया है किसी भी चीज़ का, जैसे राम शाम करके आपको चीज़ें जो होती है वो याद कर लो। अगर आप पेयर के अंदर अगर आपको कोई चीज़ें अगर आप याद करते हो तो आपको इजीली वो याद हो जाती है। नेक्स्ट है आपका ग्रुपिंग एंड रिदम। ग्रुपिंग एंड रिदम ऑल्सो फैसिलिटेट लर्निंग। एग्जाम्पल, अ टेलीफोन नंबर 5673452340 can be easily memorized if we try to learn it in a group as a 5673452340. Similarly, children learn in a multiplication table or alphabet or poem in a rhythm. जो मेमोराइजेशन की प्रोसेस होती है, जब भी हम किसी चीज़ को याद करते हैं तो अगर हम उसके ग्रुप बना दें या उसको रिदम में गाएं, तो रिदम में अगर आप उसको पढ़ते हो तो आप उसको इजीली याद कर सकते हो। जैसे कि छोटे बच्चे करते हैं मल्टीप्लिकेशन की टेबल और अल्फ़ाबेट या पोएम को एक रिदम में गाने की कोशिश करते हैं। जब वो उसको वो गाते हैं तो वो आराम से उसको याद हो जाता है, वो कंटिन्यूसली रोज़ रोज़ उसके ऊपर प्रैक्टिस करता है और उसको वो याद हो जाता है और उसकी मेमोराइजेशन अच्छी होती है। या फिर जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि ये जो इतना बड़ा जो टेलीफोन नंबर है वो आपने पढ़ा और पढ़ते आपको मेमोराइज नहीं होगा, लेकिन अगर आप इसको ग्रुप के अंदर बांट दें जैसे कि 5673452340 तो आप इसको ईज़िली आप इसको रिमेम्बराइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका रेसिटेशन। After reading a lesson few times, the student must try to review the whole thing without the help of a book. This method is referred as self-recitation. रेसिस्टेशन रिपीटेशन ही है, यानी कि जब भी हम कोई भी एक चैप्टर पढ़ा दिया है और उसके बाद में स्टूडेंट्स जो होते हैं वो बैठ करके उस चैप्टर को पढ़ने की कोशिश करते हैं या रिव्यू करने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमने आज पढ़ी है या देखी है बुक की हेल्प से या नोट्स की हेल्प से, तो जो होता है उनको वो इजीली उसको मेमोराइज कर सकते हैं। ये बजाय कि जब आपको कोई चीज़ पढ़ा दी गई है और उसके बाद में आप काफ़ी टाइम ब्रेक ले करके उसको एग्ज़ाम टाइम में पढ़ने के लिए बैठते हो, तब वो चीज़ें इजीली मेमोराइज नहीं हो पाती है आपका। नेक्स्ट है यूटिलाइजिंग एज मैनी सेंसेस एज पॉसिबल। थिंग्स आर बेटर लर्न एंड रिमेंबर व्हेन दे आर अटेंडेड थ्रू more than one senses. In audio visual aid we use more than one senses. इसमें आपको कह रखा है कि जब भी हम को याद करनी है कोई भी बात को या कोई भी चीज़ को अगर हमको सीखना होता है तो अगर हम एक सेंस के थ्रू ही उस चीज़ को देखेंगे तो हम उसको इजीली लर्न नहीं कर पाएंगे, इजीली सीख नहीं पाते, रिमेंबर नहीं कर पाते। लेकिन अगर आपको बहुत सारे एड्स दे दिए जाए, बहुत सारे ऑडियो विजुअल एड्स दे दिए जाए, जैसे कि लर्निंग मेथड के अंदर अपन यूज़ करते हैं, जैसे कि अभी हम आपको यहाँ पे सिखा रहे हैं, जब हम आपकी क्लास लेते हैं तब से हम आपको बोर्ड पे चीज़ें बताते हैं, तो ठीक है, तो आपका सिर्फ एक ऑडियो विजुअल एड होता है आपका ब्लैक बोर्ड, लेकिन यहाँ पे हम आपको पर्टिकुलर स्लाइड भी दिखा रहे हैं और आपको वीडियो में भी आपको बैठ करके आपको सुना रहे हैं, आप यहाँ पे देख भी पा रहे हो, यहाँ पे आप हमको सुन भी पा रहे हो, ठीक है। तो जितने ज़्यादा आपके ऑडियो विजुअल एड होते जाएंगे और यहाँ पे आपको ना सिर्फ आपके वन सेंस, यानी कि जैसे कि आपको ना सिर्फ आप देख पा रहे हो इस चीज़ को, यहाँ पे आप सुन भी पा रहे हो उस चीज़ को, तो यहाँ आपके दो सेंस, एक से ज़्यादा दो सेंसेस आपने यहाँ पे यूज़ करिए, तो आपको ये मेथड या ये जो टॉपिक है वो आप इजीली सीख पाते हो और उसको याद कर पाते हो। नेक्स्ट है पुलिंग एट ऑल टुगेदर। Organizing and ordering information can significantly improve memory. Learning a large content in an organized manner makes learning more effective and remember for a long period.
अगर हमको कोई भी बात को सीखना है, कोई भी मेथड, कोई भी प्रोसीजर, कोई भी एक्सपीरियंस, तो हमको सारी इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा और ऑर्डर के अंदर जमाना होगा। ठीक है, जैसे कि अगर आपको मैथ सर्च पढ़नी है, मैथ सर्च के अंदर अगर आपको कोई भी डिजीज़ कंडीशन पढ़नी है, तो सबसे पहले आपको उसकी एनाटॉमी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा पर्टिकुलर ये ऑर्गन के बारे में बात हो रही है, उसका एनाटॉमी क्या है, उसका पोजीशन क्या है, उसका ब्लड सप्लाई वगैरह कहाँ है। इसके बाद में अगर आपको डिज़ीज़ पढ़नी है तो उसके बाद में उसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, उसका इटियोलॉजी पता होना चाहिए, कॉजेस पता होने चाहिए, पैथोफिजियोलॉजी पता होनी चाहिए, मैनेजमेंट पता होनी चाहिए। अगर आप इन सारी इन्फॉर्मेशन को एक ऑर्गेनाइज वे के अंदर पढ़ते हैं, तब जा कर के आपको वो इन्फॉर्मेशन लर्न हो पाती है और तब जाके आप उसको मेमोराइज इफ़ेक्टिव वे के अंदर कर सकते हैं। हम यहाँ पे इसको एक प्रोसीजर से भी समझ सकते हैं। जैसे कि आप बाइक चलाना सीखते हैं या बच्चे रन करना सीखते हैं, तो पहले सबसे पहले वो क्राउलिंग करना सीखता है, ठीक है, स्टैंड होना सीखता है, उसके बाद में किसी के सहारे से चलना सीखता है, उसके बाद में वो रनिंग करना सीखता है। या बाइक के अंदर भी इसी तरीके से है कि बाइक के अंदर पहले आपको बैठना है, ठीक है, उसके बाद में क्लच, गियर, किस तरीके से एक एक स्टेप बाय स्टेप अगर आप प्रोसीजर्स को फॉलो करते हैं, ये इन्फॉर्मेशन को लेके आते हो, तब जाके आप किसी भी एक मेथड को लर्न कर पाते हो इजीली और मेमोराइज कर पाओगे। नेक्स्ट है फनल अप्रोच। फनल मीन्स लर्निंग जनरल कॉन्सेप्ट बिफोर मूविंग टू द स्पेसिफिक डिटेल। अगर आपको कोई भी चीज़ को मेमोराइज करना है तो पहले आपको उसके बारे में जनरल मेथड्स के बारे में पता करना होगा और उसके बाद में आपको स्पेसिफिक डिटेल्स के ऊपर जाना होगा। जैसे कि जो भी साइंटिस्ट बन रहे हैं, जो भी नासा वगैरह में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने सबसे पहले साइंस में स्टडी की, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट उन्होंने समझने शुरू करे और उसके बाद में हायर कॉन्सेप्ट के ऊपर जाते जाएंगे। या फिर जैसे कि इंजीनियर्स बन रहे, तो सबसे पहले उनको मैथ्स वगैरह के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, उसके बाद में वो और ज़्यादा मशीनरी के अंदर इन्वॉल्व होते जाएंगे। एज वेल एज नर्सिंग में भी यही है, अगर आपको बहुत बड़ी बड़ी किताबें पढ़नी है, बहुत आगे इसके अंदर जाना है, तो उसके पहले आपको बेसिकली फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के बारे में पढ़ना होगा। सबसे पहले फंडामेंटल्स पढ़नी होगी, उसके बाद में एनाटॉमी, उसके बाद में आप मैथ सर्च और फिर आगे आप रिसर्च के बारे में जान पाएंगे। तो बेसिकली अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा, किसी भी चीज़ को याद करना होता है, तो सबसे पहले हम छोटे छोटे जो जनरल कॉन्सेप्ट होते हैं किसी के बारे में, वो पढ़ना शुरू करते हैं और उसके बाद में आप स्पेसिफिक डिटेल्स के ऊपर जाते हो। नेक्स्ट है आपका एक्रोनियम। इट इज़ अ मेथड ऑफ क्रिएटिंग कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स सो एज टू रिकॉल इट ईजिली। एग्जाम्पल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, STD। ये कह रहा है कि जब भी हमको कोई भी चीज़ों को याद करना होता है या सीखना होता है, तो हम किसी भी लेटर्स को कॉम्बिनेशन में डाल दें। अगर हम उसको कॉम्बिनेशन में डाल देते हैं तो हमको ईज़िली वो चीज़ मेमोराइज हो जाती है, ईज़िली वो चीज़ को हम सीख सकते हैं। जैसे कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट काफ़ी बड़ी चीज़ है, लेकिन अगर हम इसको CPU करके शॉर्ट फॉर्म में डाल देते हैं या कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, तो हम इजीली इसको याद रख पाते हैं लॉन्ग टाइम के लिए। या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को हमने STD के अंदर डाल दिया है। इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं फॉरगेटिंग। फॉरगेटिंग मीन्स अ फेलियर टू रिकॉल अ फैक्ट, an idea or a group of idea. It is a weakening the bond that were from in learning. फॉरगेटिंग जो होता है वो जस्ट अपोजिट है आपका रिमेंबरिंग की प्रोसेस के या मेमोरी की प्रोसेस के। यानी कि जब भी हम कोई भी एक फैक्ट या कोई भी एक आइडिया, कोई भी बात जो हम याद ना कर पाए, रिकॉल ना कर पाए, रिकॉल कर पाने में हम असमर्थ हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं, फॉरगेटिंग कहते हैं। या फिर जब हमारा लर्निंग से बॉन्ड जो होता है वो वीक हो जाए, यानी जो भी बातें हमने सीखी है वो हमें याद ना रहे या हम उसको रिकॉल ना कर पाए, उसको हम बोलते हैं फॉरगेटिंग। फॉरगेटिंग की फर्स्ट डेफिनेशन जो है वो मुन के अकॉर्डिंग दी गई है
Forgetting is the loss, permanent or temporary, of the ability to recall or recognize something learned earlier. Forgetting क्या होता है? Forgetting means जब भी हम temporarily या permanent, कभी कभी हम कुछ बातें थोड़ी देर के लिए भूलते हैं और बाद में हमें वो याद आ जाती हैं, और कभी कभी हम वो परमानेंटली भूल जाते हैं, या फिर जब भी हम कभी जो भी हमने प्रीवियसली सीखा होता है उसको हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए या रिकॉल ना कर पाए, उसको हम बोलते हैं फॉरगेटिंग। नेक्स्ट है रिवर के अकॉर्डिंग, फॉरगेटिंग मीन्स फेलियर एट एनी टाइम टू रिकॉल एन एक्सपीरियंस व्हेन अटेम्प्टिंग टू डू सो परफॉर्म एन एक्शन प्रीवियसली। यानी रिवर के अकॉर्डिंग फॉरगेटिंग का मीनिंग है जब भी हम कोई भी एक्सपीरियंस को याद ना कर पाए, या जो भी हमने पहले से ही हमको कोई भी एक काम करना आता है, कोई भी एक एक्शन परफॉर्म करना आता है, तो वो हम उस टाइम पे नहीं कर पाए। जैसे कि उसने कभी सीखा था कार ड्राइव करना और अब वो याद नहीं कर पा रहा है कि वो किस तरीके से ये काम को करता था। या कोई भी एक सिंगर है, पहले गाना गाता था, ये वो काम करता था, लेकिन अब वो कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से गाते थे, लेकिन अब वो काम नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फॉरगेटिंग। फॉरगेटिंग जो होती है दो टाइप की होती है। फॉरगेटिंग पहली है आपका नेचुरल फॉरगेटिंग, दूसरा है आपका मॉर्बिड फॉरगेटिंग। नेचुरल फॉरगेटिंग मतलब नेचुरली इंटेंशनली जब आप कोशिश नहीं कर रहे हो उसको भूलने की, बट आप जैसे जैसे आपका टाइम बीतता जाता है, जैसे कि आपको बचपन की बहुत सारी बातें होंगी जो आपको अब याद नहीं होंगी, बचपन में जिन लोगों से आप मिले थे, जो जो काम आपने सीखे थे, वो आपको याद नहीं होगा क्योंकि बहुत टाइम गुजर चुका है। फॉरगेटिंग अकर्स विद द लैप्स ऑफ टाइम्स इन अ क्वाइट नॉर्मल वे विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ फॉरगेटिंग। मतलब आप कोशिश नहीं कर रहे हो उस चीज़ को भूलने की, बट जैसे जैसे आपका वक्त गुजरता गया आप वो चीज़ें भूलते चले गए। नेक्स्ट है आपका मॉर्बिड फॉरगेटिंग। मॉर्बिड फॉरगेटिंग जो होती है वो एबनॉर्मल फॉरगेटिंग होती है। पर्सन डेलिबरेटली ट्राइज टू फॉरगेट समथिंग। कोई भी इंडिविजुअल है वो जानबूझ करके अगर ये कोशिश करे कि वो कोई भी बातों को भूल जाए, मतलब उसको वो बातें याद आती रहती है बट फिर भी वो चाहता है कि वो चीज़ें वो याद उसको ना आए। जब हम इंटेंशनली कोशिश करते हैं किसी भी बात को भूलने के लिए, कोई भी आपके पेनफुल इवेंट हो सकते हैं, कोई भी एक्सपीरियंस रहा हो किसी भी इंडिविजुअल का, वो नहीं याद करना चाहे तो उसको वो जानबूझ करके अपने अनकॉन्शियस माइंड में डालता है। इसको हम बोलते हैं मॉर्बिड फॉरगेटिंग। कॉजेस ऑफ फॉरगेटिंग, हम क्यों बातें भूल जाते हैं या इसके क्या क्या कारण है। तो पहला है इनएडिक्वेट इम्प्रेशन एट द टाइम ऑफ लर्निंग। इनएडिक्वेट और इम्प्रॉपर लर्निंग इज़ लाइकली टू बी फॉरगेटन विल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन रिमेंबरिंग थिंग्स। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपको कोई भी चीज़ आपने सीखी ही ढंग से नहीं है, अगर आपने जब भी वो बात आप सीख रहे थे, जब भी वो काम आप करना सीख रहे थे, तो आपने कम्प्लीटली आपने उसको अटेंशन नहीं दिया है, अगर आपने ठीक तरीके से सीखा ही नहीं है, तो आप इजीली उस बात को या उस काम को या उस इंडिविजुअल को भूल जाओगे। जो विल है आपकी, जो आपकी इच्छा होती है, वही आपके इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपको रिमेंबर करवाने में। यानी कि जैसे जो भी इंडिविजुअल आपसे जुड़े हैं, तो आप जिनसे जुड़े रहना चाहते हो वही चीज़ें आपको याद रहेंगी। या आप कोई भी एक काम को जो काम आपको करना पसंद है, तो वही आपको लॉन्ग टाइम के अंदर आपको याद रहेगा, अदरवाइज़ बाकी बातें आपको याद नहीं रहेगी। नेक्स्ट है लैप्स ऑफ टाइम। टाइम इज़ अ ग्रेट हीलिंग फैक्टर। व्हाट इज़ लर्न और एक्सपीरियंस इज़ फॉरगेटन विद द लैप्स ऑफ टाइम। टाइम जो होता है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे मेमोराइजेशन में भी और हमारे भूल जाने में भी। जो आपका जैसे जैसे आपका वक्त गुज़रता जाता है, जैसे जैसे आप कोई भी वक्त गुज़रेगा, वैसे वैसे आप जो भी आपने सीखा है, जो भी आपने एक्सपीरियंस किया है, वो आप भूलते चले जाओगे। जैसे कि चाइल्डहुड एज की जितनी भी सभी बातें थी वो अब आपको याद नहीं होंगी, क्योंकि
वो टाइम से लेकर अब तक के टाइम में आपका बहुत डिफरेंस आ चुका है। या फिर स्कूल एज की जो बातें हैं वो अब आपको कम याद रहती होंगी, जो भी टीचर्स थे वहाँ के, जो भी एक्सपीरियंस हुआ आपके साथ में, वो आपको कम याद होंगे। इंटरफियरेंस ऑफ एसोसिएशन, we forget something because what we learned previously interferes with the new learning. Interferes of association मीनिंग है, इंटरफेयर का मीनिंग होता है इंटरप्ट कर देना, दखल अंदाजी होना। ठीक है, हम कई बार चीज़ें इसलिए भी भूल जाते हैं, कोई भी चीज़ें या प्रोसीजर, कोई भी इवेंट, किसी भी इंडिविजुअल को, कोई भी सिचुएशन को, क्योंकि जब भी हम कोई भी चीज़ें नई बातें सीख लेते हैं या नए इंडिविजुअल से मिल लेते हैं तो हमको वो पुरानी बातें, पुराने जो मेथड्स हैं वो क्या होते हैं, हम भूलने लग जाते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी आपको 2 व्हीलर ड्राइव करना आता है। ठीक है, उसके बाद में आपने कुछ टाइम बाद में आपने सीख लिया 4 व्हीलर ड्राइव करना। ठीक है, अब आप 4 व्हीलर ही चलाते हो, बहुत टाइम तक आपने 4 व्हीलर ही चलाया है। अब आपको कुछ टाइम बाद में आपको 2 व्हीलर पकड़ा दिया जाता है, तो इसने अब आपको वो देख करके आप सोच रहे हो कि इसको आप कैसे ड्राइव करना है, क्योंकि आपको बहुत टाइम हो चुका है उसको हाथ लगाए हुए, सीखे हुए या चलाए हुए। तो जो भी आपने प्रीवियसली सीखा था वो क्या हो रहा है, आपका इंटरफेयर हो रहा है न्यू लर्निंग के साथ में, क्योंकि अब आपको जो नई बात जो आपने सीख रखी है, जो नया प्रोसीजर आपने सीख रखा है, वो आपको याद आ रहा है, या वो ही याद है आपको, पुराना याद नहीं है। नेक्स्ट है आपका राइज ऑफ इमोशंस। इमोशन प्लेस अ की रोल इन लर्निंग एज वेल एज इन फॉरगेटिंग। सडन राइज इन इमोशन ब्लॉक्स द प्रोसेस ऑफ रिकॉलिंग। लर्निंग के अलावा हमारे इमोशंस जो होते हैं वो भी हमारे सीखने में, हमारी या सीखने में या भूल जाने में हमारी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सडन राइज इन इमोशन ब्लॉक्स द प्रोसेस ऑफ रिकॉलिंग। सडन इमोशन अगर राइज हुए हैं तो आपके रिकॉलिंग की प्रोसेस को वो ब्लॉक कर देते हैं। आप इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे कि लव फेलियर है। ठीक है, तो उसके अंदर आपको उस इंडिविजुअल से रिलेटेड कोई भी बात या जो भी एक्सपीरियंसेस आपने उसके साथ में लिए हैं वो अब आपको जो है वो याद नहीं करने, क्योंकि अगर आप जितनी भी बातें याद करते हो तो आपको वो पेन देती है, पेनफुल एक्सपीरियंस रहता है। जब भी आप उसको याद करते हो तो आप परेशान हो जाते हो, तो अब आप उसको याद नहीं करना चाहते हो, तो आप क्या करते हो, जानबूझ करके डेलिब्रेटली आप उसको क्या करते हो, वो जैसे ही आपको रिकॉल होने लगते हैं, वैसे ही आप क्या करते हो, आप अपने इमोशंस जो होते हैं वो सडनली आप या तो आप दुखी हो जाओगे या आप अचानक से आप गुस्सा हो जाओगे, और आप क्या करते हो, जो भी वो याद आ रही होती है उसको आप क्या कर देते हो, रोक देते हो, भूलने की कोशिश करते हो डेलिब्रेटली, जानबूझ करके। तो इमोशंस जो होते हैं वो इस तरीके से आपको भूलने में भी आपको मदद करते हैं, फॉरगेटिंग की प्रोसेस में आपकी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है आपका पुअर हेल्थ एंड डिफेक्टिव मेंटल स्टेट। पुअर और डिफेक्टिव हेल्थ, whether it is physical or mental, makes an individual less confident. People having lower IQ suffering from mental illness, in some causes brain injury, also causes loss of memory. जो आपकी आप भूलते इसलिए भी हो क्योंकि कई बार आपकी हेल्थ जो होती है वो ठीक नहीं है, कई बार आपको बहुत सारी मेंटल इलनेसेस हो जाती है, जैसे कि आपका IQ जो होता है वो आपका लो हो जाता है किसी भी वजह से, या फिर आपको किसी भी तरीके की ब्रेन इंजरी हो गई है, या फिर जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है डिमेंशिया वगैरह आपको हो गया है, तो वो सारी बातें है वो आपके क्या करती है, आपके फॉरगेटिंग में आपकी हेल्प करती है, भूलने में आपको मदद करती है। कोई भी बात को आपने, जैसे कि बूढ़े लोग हो जाते हैं तो वो कई बार अपने चश्मा, अपनी बहुत सारी चीज़ें वो रख करके थोड़ी देर के अंदर उसको भूल जाते हैं। या फिर आपकी पुअर हेल्थ, अगर आप बीमार हो किसी भी तरीके से, या फिज़िकल भी हो सकते हो, मेंटली भी हो सकते हो, किसी भी टाइप का आप ट्रॉमा से गुजर रहे हो, तो आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ें थोड़ी देर के अंदर आप भूल जाते हो।
नेक्स्ट है आपका इनएडिक्वेट रिपीटेशन एंड प्रैक्टिस। जो भी बातें हम सीखते हैं, जो भी बातें हम लर्न करते हैं, वो तभी आपको मेमोराइज रह पाएंगी, तभी आप उसको बहुत टाइम तक याद रख पाओगे जब आपने कंटिन्यूसली उसके ऊपर रिपीटेशन किया है या कंटिन्यूसली आपने उसके ऊपर प्रैक्टिस किया है। अगर आप नहीं करते हो, इनएडिक्वेट रिपीटेशन रहता है आपका, या फिर आपने उसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं करी है, तो आपको वो चीज़ आप भूल जाओगे। जैसे कि अभी आपने ये मेथड्स आपने पढ़ लिए हैं, थ्योरीज आपने पढ़ ली है, अगर आप आज ही जा कर के आप उसको प्रैक्टिस करते हो तो आपको वो चीज़ें याद रह जाएगी। लेकिन अभी आपने आज पढ़ लिया है और उसके बाद में कुछ 3-4 महीने बाद में जब हम आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे तो आपने तब वो चैप्टर को खोल के देखा है तो आपको वो चीज़ें याद नहीं रहेंगी, आप नॉर्मली आप उसको भूल जाओगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका थ्योरीज ऑफ फॉरगेटिंग। इसके अंदर हम 3 थ्योरी पढ़ने वाले हैं। पहली थ्योरी है आपका ट्रेस डिके थ्योरी। According to many psychologists, time is a cause of much forgetting. What we learn or experience is forgotten with the lapse of time. The cause of such natural forgetting can be explained through a process of known as decay of the memory traces. It says that learning results in neurological changes, leaving certain types of memory traces in the brain. With the passes of time through disuse, this memory traces of learning get weaker and weaker and finally fades away. तो ट्रेस डिके जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग ये माना गया है कि टाइम जो होता है वो सबसे बड़ा कॉज है भूल जाने के लिए। इसके ये बताते हैं कि जितने भी हम एक्सपीरियंसेस को याद करते हैं, जितने भी हम बातें हम सीखते हैं, जो भी प्रोसीजर हम सीखते हैं, वो जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा वैसे वैसे हम उन चीज़ों को भूलते जाएंगे। हम भूलते क्यों हैं और हम नेचुरली इन चीज़ों को भूल जाते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है डिके ऑफ द मेमोरी ट्रेसेस, यानी कि जो भी हमने याद किया है, जो भी हमारे मेमोरी ट्रेसेस जो हमारे ब्रेन के अंदर सिक्योर्ड रहते हैं, वो हम क्या करते हैं टाइम के साथ में धीरे धीरे हम भूलते जाते हैं। और हम ये भूलते क्यों हैं? क्योंकि हमने उन चीज़ों को काम में नहीं लिया है। जैसे कि अगर हम ही आपको एक प्रोसीजर सिखा देते हैं, अगर हमने अभी आपको एक चैप्टर पढ़ा दिया है, अगर आपने जा कर के उसको प्रैक्टिस नहीं किया है, अगर आपने बहुत टाइम के लिए उसको छोड़ दिया है, यूज़ नहीं किया है उसको, तो आपका क्या होगा, धीरे धीरे वो मेमोरी की प्रोसेस जो होती है वो वीक होती जाएगी और एक दिन वो उड़ जाएगी। दिस थ्योरी हैज़ प्रूव्ड a failure in many instances of forgetting. In long-term memory, such as learn to ride a bike or bicycle, forgetting does not occur even after years of neglect. However, this theory has provided good result in explaining forgetfulness in case of short-term memory. Practice and rehearsal of learning always result in preventing decay. यहाँ पे इसको एक एग्ज़ाम्पल से समझाया जा रहा है। ये थ्योरी ये कहती है कि जैसे कि लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर आपने जैसे बाइक चलाना सीखा है या बाईसाइकिल चलाना सीखा है, लेकिन आपने बहुत सालों तक उसको चलाई नहीं है, बहुत सालों तक आपने उसको हाथ नहीं लगाया है, तो आप एक दिन आप वो चीज़ भूल जाएंगे कि किस तरीके से आपने वो काम को किया था। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है, ये थ्योरी ये कहती है कि जितनी आप किसी भी चीज़ के ऊपर प्रैक्टिस करते हो, जितनी भी चीज़ बारे में आप रिहर्सल करते हो, जो भी आपने सीखा है, तभी आप वो चीज़ों को भूलने से बचे रहोगे और उतनी चीज़ें आपको वो चीज़ें याद रहेंगी। नेक्स्ट है आपका इंटरफेरेंस थ्योरी। इंटरफेरेंस थ्योरी को पढ़ने से पहले हम इंटरफेरेंस का मतलब सीख लेते हैं। इंटरफेरेंस का मतलब होता है दखल अंदाज़ी देना। ठीक है, एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को सीखने में क्या करती है, डिस्टर्ब कर देती है। अब इंटरफेरेंस की थ्योरी क्या कहती है, मैकेनिज्म ऑफ इंटरफेरेंस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉरगेटिंग। ये थ्योरी ये कह रही है कि जितनी भी बातें हम भूल जाते हैं तो वो किसकी वजह से होता है, इंटरफेरेंस की वजह से होता है।
हम चीज़ें भूलते हैं इंटरफेरेंस की वजह से। यहाँ पे हमने 2 टाइप्स में इसको सिखाने की कोशिश करी है, इन रिट्रोएक्टिव इनिबिशन और प्रोएक्टिव इनिबिशन। रिट्रोएक्टिव इनिबिशन का मीनिंग है द एक्विजिशन ऑफ न्यू लर्निंग इम्पेयर द रिटेंशन ऑफ प्रीवियस लर्निंग मटेरियल। एग्जाम्पल, अ सेकेंड लिस्ट ऑफ वर्ड्स और इक्वेशन में इम्पेयर द रिटेंशन ऑफ फर्स्ट लिस्ट। इंटरफेरेंस की जो थ्योरी है वो ये कहती है कि जब भी हम कोई भी चीज़ को सीखना शुरू करते हैं, कोई भी इवेंट हो सकता है, कोई भी चैप्टर हो सकता है, कोई भी इक्वेशन हो सकती है, या कोई भी इंडिविजुअल भी हो सकता है। तो जिन भी बातों को जब भी हम मेमोराइज़ करने की कोशिश करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं, तो वो जो होती है वो हमेशा उसके भूलने की जो बात होती है, जब वो चीज़ें जो भी हमने सीख ली हैं वो बातें हम भूलते कब हैं, हम 2 तरीके से उसको भूल सकते हैं। हम रिट्रोएक्टिव में भी भूल सकते हैं, हम प्रोएक्टिव में भी भूल सकते हैं। यानी कि रिट्रोएक्टिव क्या कहता है कि जब भी हमने कोई भी नई चीज़ें सीखते हैं तो वो हमेशा पुराने प्रीवियस जो लर्निंग मटेरियल होता है उसकी लर्निंग को वो क्या कर देती है, डिस्टर्ब कर देती है। जैसे कि एग्जाम्पल में आपका कह रखा है, अ सेकेंड लिस्ट ऑफ वर्ड्स और इक्वेशन में इम्पेयर द रिटेंशन ऑफ फर्स्ट लिस्ट। यानी कि जब भी आप सेकेंड लिस्ट पढ़ते हो किसी भी वर्ड्स की, या सेकेंड आपने चैप्टर पढ़ लिया, तो वो हमेशा ही आपको इम्पेयर करता है आपकी मेमोरी को फर्स्ट लिस्ट के साथ में। यानी कि जब आप सेकेंड लिस्ट पढ़ लेते हो तो आपको पहली वाली जो होती है यानी पुरानी जो है वो आपको याद नहीं रहती है, या याद है तो भी थोड़ी बहुत आप उसके अंदर डिस्टर्ब हो जाते हो। जैसे कि अभी आपने यहाँ पे आपको 4th चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, इससे पहले आपको यहाँ पे 6th चैप्टर पढ़ाया गया था, ठीक है। तो जब आप ये चैप्टर को पढ़ने के लिए बैठते हो तो आपको वो चैप्टर आपको वो याद नहीं रहता है। नेक्स्ट है आपका प्रोएक्टिव इनिबिशन। प्रोएक्टिव इनिबिशन इज़ जस्ट द अपोजिट ऑफ रिट्रोएक्टिव इनिबिशन। जो रिट्रोएक्टिव इनिबिशन होता है उसका जस्ट अपोजिट है, यानी कि उसके अंदर हम सारी प्रीवियसली मेमोरी भूल रहे थे, जो भी हमने पहले सीखा वो नए के ऊपर इफेक्ट डाल रही थी। अब यहाँ पे क्या होता है, हियर द ओल्ड लर्निंग और एक्सपीरियंस रिटेन्ड इन आवर मेमोरी डिस्टर्ब द न्यू लर्निंग। ठीक है, यहाँ पे आपकी जो पुरानी मेमोरी है या पुराने जो भी एक्सपीरियंस आपने लिए हैं, पुरानी जितनी भी आपने बातें सीखी है, वो आपकी न्यू लर्निंग के साथ में डिस्टर्ब करेगी। जैसे कि आपने एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है, लर्निंग अ न्यू फार्मूला मे बी डिफ़िकल्ट टू लर्न बिकॉज ऑफ प्रीवियसली लर्न फार्मूला। यहाँ पे आपने एक फार्मूला आप नया याद करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन जो पुराना फार्मूला था वो उससे काफ़ी सिमिलर है, तो आपको बार बार में वही याद आ रहा है और आप नया जो फार्मूला है वो आप याद नहीं कर पाते हो। तो इंटरफेरेंस यानी कि जब भी आप कोई भी चीज़ सीखते हो, जब भी आप कोई भी चीज़ पढ़ते हो, तो कई बार पुरानी जो एक्सपीरियंस होते हैं वो नई चीज़ों को सीखने में डिस्टर्बेंस कर देते हैं, इंटरफेयर कर देते हैं, और कई बार जो नई चीज़ें हमने सीखी है वो हमको पुरानी चीज़ों को भूल जाने में इंटरफेयर करती हैं। नेक्स्ट है आपका रिप्रेशन थ्योरी। The repression theory was proposed by Freud psychoanalytic school of psychology। जो रिप्रेशन थ्योरी जो थी वो फ्रूड के थ्रू दी गई थी। अब रिप्रेशन का मीनिंग क्या होता है, जानबूझ करके दबाना, रिप्रेस करना, ठीक है। जो भी आपके पेनफुल थॉट आ रहे हैं उसको जानबूझ करके डेलिबरेटली आप उसको छुपाने की कोशिश करते हो या रिकॉल ना करने की कोशिश करना। रिप्रेशन इज़ द मेंटल फंक्शनिंग दैट safeguard the mind from the impact of painful experience. As a result of this function, we actually push the unpleasant or painful memories into the unconscious mind and try to avoid conflict as bother us. That leads to forgetting things which we do not want to remember. कई बार क्या होता है, हम कुछ बातों को याद नहीं करना चाहते हैं, कुछ बातें, कुछ एक्सपीरियंस, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम कभी भी याद नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि अगर हम जितनी भी बात उनको याद करते हैं उतनी बात हमको क्या होता है,
हम दुखी हो जाते हैं क्योंकि वो हमें क्या देते हैं, पेनफुल होती हैं हमारे लिए, हमको वो दुख देती हैं या अनप्लीजेंट होते हैं हमारे लिए। तो रिप्रेशन क्या करता है, वो एक मेंटल फंक्शनिंग है, एक तरीके से वो हमारे लिए एक सेफ गार्ड बनाता है हमारे लिए, हमारे माइंड के लिए, ताकि हम हमारे जो भी पेनफुल एक्सपीरियंस रह चुके हैं हमारे, या जो भी अनप्लीजेंट हमारी मेमोरी रही है, उन सबको क्या कर सकें, हम उनको अनप्लीजेंट जो भी हमारी मेमोरी रही है उनको हम अनकॉन्शियस माइंड में डाल सके और हमको वो परेशान ना करे, हम किसी भी अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट से बचे रहें। जैसे कि हम एक एग्ज़ाम्पल लेके देखते हैं, जैसे कि एक छोटा बच्चा है, वो स्कूल के अंदर बहुत ही बुली होता था अपने फ्रेंड्स से, ठीक है, बहुत ही उसको वो परेशान करते थे। अब जब वो बड़ा हो चुका है, कम से कम 30 या 40 की एज के अंदर अब वो आ चुका है, तब भी कई बार वो बैठ करके सोचता है, जब भी उसके कलीग्स जो होते हैं वो अपने स्कूल की बातें बता रहे हैं, तो उस टाइम पे उसको वो याद आने लगती है कि स्कूल में किस तरीके से उससे बिहेव किया गया था, किस तरीके से उसको सारे बच्चे जो थे वो परेशान करते थे। तो ये सारी क्या है, उसकी पेनफुल और अनप्लीजेंट मेमोरी रही है। अब कॉन्शियसली वो अब उसको जैसे ही वो याद आती है तो वो क्या करता है, अचानक से उनको रोकने की कोशिश करता है। वो या तो गुस्सा हो जाएगा या कैसे भी करके अपने दिमाग के अंदर ये बोलेगा कि नहीं, मुझे ये चीज़ें नहीं याद आनी चाहिए। तो वो जानबूझ करके उसको अनप्लीजेंट माइंड के अंदर डाल देता है, ताकि वो अननेसेसरी परेशान होने से बच जाए या किसी भी तरीके से कॉन्फ्लिक्ट से बच जाए। तो ये वाली जो थ्योरी है वो डेलिब्रेटली फॉरगेटिंग है, यानी जानबूझ करके हम इसके अंदर एबनॉर्मली भूलने की कोशिश करते हैं या रिमेंबर ना करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू।